स्वागत है आपका इस करंट अफेयर सीरीज में। एवरीबॉडी, टोटल 12 महीने के करंट अफेयर को पूरा करने का कोशिश किया जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश से पीसीएस से संबंधित जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम जो भी यूपी के आप दे रहे हैं, साथ ही साथ अनदर एग्ज़ाम के जो भी आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सारे एग्ज़ामों के लिए कंपाइलेशंस वीडियो आ रही है। ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वह एमसीक्यू के माध्यम से आपको दी जाएगी, साथ ही साथ वन टू वन प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया जाएगा सारे समरी को, सारे मामले को। हम उम्मीद रखते हैं कि ये सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। इस सीरीज़ के माध्यम से टोटल 12 महीने के करंट अफेयर को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक करंट अफेयर को नहीं कंप्लीट कर पाया है, तो इस सीरीज़ को प्रॉपर वन टू वन कर लीजिए। ये उम्मीद है कि करंट अफेयर की जो भी परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें एग्ज़ाम में झेलनी पड़ती है, वो इस वीडियो के बाद मे बी न आवे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला कम्बम पन्नीर थ्राइचाई अंगूर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ओके, किसको जीआई टैग मिला है? जो कि कम्बम पन्नीर थ्राचाई अंगूर है, अंगूर का एक किस्म है। तो आपको राज्य का नाम बताना है। राज्य का नाम है तमिलनाडु, ऑप्शन डी। ओके, याद रखना, जो कम्बम अंगूर है इसे कम्बम पन्नीर थ्राइचाई के भी नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगर तमिलनाडु में इसकी मात्रा की बात करें तो तमिलनाडु में उगाए जाने वाला जो ये अंगूर है, इसका टोटल 85% हिस्सा है। ओके, 85% हिस्सा है तमिलनाडु के अंगूर उत्पादन में। ओके, और यह तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर स्थित कंबम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेज़बान है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी कंबोडिया। राइट आंसर बताना है आपको। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। ओके, राइट आंसर है भारत। 20 और 21 अप्रैल को भारत द्वारा पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी की गई, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की व्यू से। इसमें बौद्ध धर्म और शांति, पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य और स्थिरता और नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण, बौद्ध तीर्थ यात्रा, जीवित विरासत और बुद्ध अवशेष जैसे विषय शामिल थे। तो याद रखना कि इसमें जो विषय थे, इन विषयों का भी आपको नाम याद रखना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कौन कौन सा। बौद्ध धर्म और शांति, पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य और स्थिरता, नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण से संबंधित विषय को यहाँ पर शामिल किया गया था। स्पेशल क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत ने पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी की है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया है? याद रखना, ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया है। ऑप्शन ए गुजरात, या राजस्थान, या उत्तराखंड, या हिमाचल प्रदेश। ओके, राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। ऑप्शन सी उत्तराखंड। ये भी याद रखना कि जब उत्तराखंड 13 राज्यों के साथ अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो उत्तरांचल के नाम से हुआ था। बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया उत्तराखंड। अलग होने का टाइमिंग भी आपको पता होना चाहिए, सन 2000। ओके, चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, क्वेश्चंस पे। ठीक है, जो ए हेल्प है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है, ए क्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशंस ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शंस। ठीक है, कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा ये लॉन्च किया गया। जो ए हेल्प है, समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ता है जो कि पशुपालकों को ऋण प्राप्त करने में मदद करने, स्थानीय विभागीय कार्यों में पशु चिकित्सकों की सहायता करने आदि में यह शामिल है। ओके, तो ये विषय भी आपको याद रखना है। ठीक है, विषय आपको याद रखना है। मे भी क्वेश्चंस विषय से भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पहले केबल आधारित रेलवे पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। फर्स्ट है, वह पुल झेलम नदी पर 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। दूसरा, यह महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। थर्ड है, इस परियोजना को मार्च 2000 में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए है, सही ऑप्शन बताना है। ए है 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। ओके, राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ओके, सो राइट आंसर है 2 और 3 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, यह महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना को मार्च 2000 में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। यह ऑप्शन राइट है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया उत्तर मेरूर शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? उत्तर मेरूर, याद रखना, उत्तर मेरूर शिलालेख कहाँ पाया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उत्तर मेरूर शिलालेखा को उल्लेख किया था। यह शिलालेख परांतक चोल जो कि 907 से 953 एडी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ये भी आप टाइमिंग याद रखना, 907 से 953 एडी, ओके, के मध्य में बनाया गया था। ठीक है, शासनकाल के दौरान बनाया गया था। उत्तर मेरूर में बैकुंठा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर 10वीं शताब्दी से स्थानीय शासन की प्रणाली का खुलासा करने का विवरण अंकित है। ओके, तो याद रखना तमिलनाडु। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बूंजी पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया भारत द्वारा किस देश में बनाया गया है? बूंजी पुल, ओके, राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर है मोजाम्बिक। राइट आंसर है मोजाम्बिक। सो बूंजी ब्रिज का जो उद्घाटन है केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष एस्पोरांग बियास के साथ भी बैठक की। इसे मोजाम्बिक में भारत द्वारा 132 किमी टीकाबुंजी नौका सोफाला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया है। इसका याद रखना कितनी लंबी है? 132 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा राज्य जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, सो राइट आंसर, ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा था अपने समय का। सो क्वेश्चन इसका ऑप्शन है ए, केरल। ओके, केरल राज्य सरकार ने अपनी तरह का पहला जल बजट पेश किया है जिसका उद्देश्य संसाधनों के उचित उपयोग और अपव्यय को रोकथाम के माध्यम से राज्य में पानी की कमी को दूर करना। इसका याद रखना, उद्देश्य भी याद रखना। ठीक है, पानी के कमी को दूर करने के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया मांस उत्पादन के लिए कोशिका संवर्धित तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पशुधन उत्पादन से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाने वाले मांस एक संभावित समाधान व विकल्प प्रदान करता है। सेकेंड, पारंपरिक मांस उत्पादन विधियों की तुलना में कोशिका संवर्धन मांस के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। और 3, सिंगापुर ऐसा पहला देश था जिसने वर्ष 2020 में वैकल्पिक मांस की बिक्री को मंजूरी दे दी थी। राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ओके, राइट आंसर क्या है? ओके, सो पारंपरिक मांस उत्पादन विधियों की तुलना में कोशिका संवर्धित मांस के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको याद रखना है जो इसमें स्टेटमेंट 2 है वह राइट है। इसको भी आपको याद रखना है कि पारंपरिक मांस उत्पादन विधियों की तुलना में कोशिका संवर्धित मांस के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। भाई, इसका एक प्रॉपर लेबोरेटरीज बनाई जाती है, प्रॉपर इसका प्लांटेशन बैठाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव जोन भी होता है।
ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी बड़े प्लांट, काफ़ी भौगोलिक ज़मीन की भी काफ़ी आवश्यकता होती है, तो ये भी आपको याद रखना। ठीक है। लैब ग्रोन मीट, जिसे आधिकारिक तौर पर कोशिका संवर्धित मीट के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। लैब ग्रोन, ओके। अधिकतर तौर पर कोशिका संवर्धित मीट के रूप में जाना जाता है। उस मीट को संदर्भित करता है जो जानवरों से प्राप्त पृथक कोशिका का उपयोग करके प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है। ठीक है। पशुधन उत्पादन से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयोगशाला में तैयार जो मांस किए जाते हैं, संभावित समाधान व विकल्प प्रदान करते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये भी आपको याद करके चलते रहना है। बाकी स्टेटमेंट को भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि सारे स्टेटमेंट गलत हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है, अगर वहाँ पे बारीकी से बातें पूछी गई हैं तो भी आपको ये बात माइंड करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई है? याद रखना, वोट फ्रॉम होम पहल। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी न्यूज चला था इसका। दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ओके। सो राइट आंसर है कर्नाटक। राइट है, कर्नाटक राइट है। भारत चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई है। इस प्रक्रिया को लगभग 8,900 व्यक्तियों द्वारा चुना गया था, जो कि 80 वर्ष से अधिक आयु के थे। तो याद रखना कि लगभग लगभग 8,000 व्यक्तियों द्वारा यह ऑप्शन चुना गया। ठीक है। और किन्होंने चुना? जो कि 80 वर्ष या 80 वर्ष के अधिक आयु के व्यक्ति थे, उनके द्वारा यह ऑप्शन चुना गया, क्योंकि भाई उनके चलने में दिक्कत होती है, बूथ तक पहुंचने में उनको एक्सेसिबिलिटी में दिक्कत होती है। ठीक है। तो याद रखना कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत की पहली जल मेट्रो का हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। ओके। जल मेट्रो, याद रखना, जल मेट्रो की यहाँ पर बात की जा रही है। तो राइट आंसर है केरल। राइट आंसर है केरल। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कोलिस्टीन क्या है? आक्रामक प्रजाति, वायरस, जीवाणु, एंटीबायोटिक, दवा। ओके। सो राइट आंसर है एंटीबायोटिक दवा। राइट आंसर है एंटीबायोटिक दवा। अब ना यहाँ पर जैसे कोलिस्टीन है, तो इसका एक और नाम है, इसको भी आपको याद रखना है कि इसको और क्या कहते हैं। तो इसको ना पालीमिक्सिन भी कहते हैं। ओके। पालीमिक्सिन भी कहते हैं, ये भी आपको नाम याद रखना है, पॉलीमिक्सिन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित हुई वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया जाता है। नंबर 2, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आधुनिक दासता से सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर हमें सही ऑप्शन को बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। ठीक है। सो राइट आंसर है 1 और 2, यानी ऑप्शन सी, दोनों। वाक फ्री फाउंडेशन द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया जाता है, मतलब किया जाता है, 2023 में भी इसने जारी किया है। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आधुनिक दास्ता में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो याद रखना, वाक फ्री फाउंडेशन, वाक फ्री फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मिर्चा चावल, ठीक है, मिर्चा चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश। ओके। मिर्चा चावल। ओके। तो राइट आंसर है बिहार। ओके। राइट आंसर है बिहार। बिहार में अगर हम क्षेत्र की बात करें तो याद रखना पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में यह स्पेशली ये चावल उगाया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। और पिछले अगर बात करें पिछले 5 वर्षों में, तो इस चावल का 25% की वृद्धि पाई गई है उत्पादन में। ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और जगह की हमने बात कर ली कि पश्चिमी चंपारण, तो ये भी आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण में इसका उत्पादन ज़्यादा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? शिक्षा सेवा चयन, शिक्षा सेवा
चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वाइब्रेंट विजल प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, याद रखना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, जो वायलेंस विलेज प्रोग्राम है की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, जो कि आज के समय में अमित शाह जी हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान इसे गृह मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना कि किस दौरान, कहाँ की यात्रा के दौरान, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश। ओके, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ओके, के उत्तरी सीमा पर स्थित 2967 गांवों को व्यापक विकास के प्रयास करेगी इस योजना के तहत। तो याद रखना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में खबरों में रहा एवरग्रीनिंग लोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसे उधारकर्ता को नए या अतिरिक्त ऋण देने की प्रथा है जो मौजूदा ऋणों को चुकाने में असमर्थ है। नंबर 2, एवरग्रीन लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की नकारात्मक धारणा बना सकता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन सही बताना है। ओके, इस पे भी ध्यान देना है। कभी कभी होता है कि हम पढ़ के तुरंत सही आंसर लगते हैं खोजने, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि गलत ऑप्शन भी पूछ लेता है कि यहाँ पर जो इसका असत्य ऑप्शन है उसको बताइए, असत्य स्टेटमेंट है उसको बताइए। तो ये भी आपको माइंड करते चलना है। ठीक है, सो 1 और 2 दोनों सही है। यह एक ऐसे उधारकर्ता को नए या अतिरिक्त ऋण देने की प्रथा है जो मौजूदा ऋण को चुकाने में असमर्थ है। एवरग्रीनिंग लोन बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता की नकारात्मक धारणा बना सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मेलो लोथान उड़ाचल चली किस प्रजाति से संबंधित है? नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना। मेलोलोंथा, मेलोलोंथा अरुणाचलेसिस किस प्रजाति से संबंधित है? ओके, सो राइट आंसर इसका है भृंग। ओके, राइट आंसर है भृंग। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भृंग की 2 नई प्रजाति पाई गई है। उन्हें मेलोलोंथा चालुगेसिस और मेलोलोंथा अरुणाचल एसिस नाम दिया गया है। भारत में 127 साल बाद जीनस मेलोलोंथा में भृंग की नई 2 प्रजातियों की खोज की गई है, जिससे भारतीय प्रजातियों की कुल संख्या अब 12 हो गई है। याद रखना भृंग की टोटल, जस्ट वेट, भृंग के टोटल प्रजाति अब 12 हो गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? ठीक है, सो राइट आंसर है भारत। ओके, राइट आंसर है भारत। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए एक सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। जापान की शिगेरू कावासाकी इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारत को हाल ही में 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए इस निकाय के लिए चुना गया है। याद रखना भारत को अगले 4 साल के लिए। ठीक है, और इनका समय शुरू होगा 1 जनवरी 2024। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हाल ही में खबरों पे रहा गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? याद रखना गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? ओके, सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, CNSA, CNSA। ओके, CNSA। सो गया मिशन, जो गया मिशन है जैसे कि परियोजना मिल्की के गठन और इसकी वर्तमान
प्रकृति को समझने का प्रयास करती है। इस मिशन के डेटा के साथ अंतरिक्ष एजेंसी में ब्लैक होल के नए परिवार की खोज की है। ये दोनों ब्लैक होल पृथ्वी के सबसे करीब माने जाते हैं। ओके, तो इसलिए स्टेटमेंट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। सुर्खियों में रहा फौकाल्ट पेंडुलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, फौकाल्ट पेंडुलम नए संसद भवन में लगाया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित वैज्ञानिक जांच और सोच की भावना को प्रदर्शित करता है। नंबर 2, यह पेंडुलम पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने वाला एक प्रयोग है। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बारीकी है, इसको ध्यान देते चलना है कि हमें सही स्टेटमेंट बताना है या कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है उस पर बात करनी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो नई संसद भवन है, फौकाल्ट पेंडुलम भी वैज्ञानिक जांच और वैज्ञानिक सोच की भावना को प्रदर्शित करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निहित है। याद रखना, आर्टिकल 51A। ओके, 51A। ओके, पेंडुलम में एक भारी बॉब होता है जो छत में एक निश्चित बिंदु से लगे मजबूत तार के अंत में निलंबित होता है। जैसे ही पेंडुलम घूमेगा तो पेंडुलम और घूमती हुई पृथ्वी के बीच सापेक्ष गति के कारण पेंडुलम समय के साथ धीरे धीरे अपना अभिन्यास बदलता हुआ प्रतीत होता है। और फौकाल्ट पेंडुलम पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने वाला एक प्रयोग है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में खबरों में देखा गया रैकून स्टीलर। रैकून स्टीलर क्या है? उपग्रह है, मिसाइल है, वायरस है, मैलवेयर है? क्या है? सो राइट आंसर हमें बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है। सो यह है मैलवेयर। ओके, सो रैकून जो स्टीलर है एक सूचना चोरी करने वाला मालवेयर है, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। सूचना चोरी करने वाला यह मैलवेयर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद रखना, सूचना चोरी करने वाला। ऑप्शन 22 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन 22 पे आते हैं। सुर्खियों में रहा खरगोश रक्तस्रावी रोग किस देश में प्रचलित है? खरगोश रक्तस्रावी, सो ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। ये खरगोश रक्तस्रावी रोग है, यह एक संक्रामक और घातक वायरस हेपेटाइटिस है, ठीक है। तो एक याद रखना कि एक हेपेटाइटिस का रूप है यह, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ठीक है, सो राइट आंसर इसका है ESA। ESA, ठीक है। नाम याद रखना, प्रोबा 3, प्रोबा 3, ठीक है। सो जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, प्रोबा 3 मिशन 2024 में इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा। इसके 2 उपग्रह सूर्य के कोरोना और आसपास के वातावरण का अध्ययन करेंगे। याद रखना, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा 3, इसको नोट कर लेना, प्रोबा 3। ओके, क्या करेंगे? सूर्य की गहनता के बारे में, सूर्य के अवेयरनेस के लिए हमें जानकारी देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, याद रखना रिपोर्ट का नाम, ठीक है। यह यूएन हैबिटेट द्वारा जारी किया गया था। नंबर 2, वर्ष 2023 संस्करण के स्वीडन के गोथेनबर्ग को पहले रैंक के साथ सबसे से रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है। बेंगलुरु भारत का एकमात्र शहर है जिसमें शीर्ष 100 में स्थान बनाया है। यहाँ पर कथन सही बताना है कि यहाँ पे राइट स्टेटमेंट क्या है। ओके, राइट स्टेटमेंट क्या है?
सो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी होगा, कोई नहीं। ठीक है, अब बात इस पे कर लेते हैं। जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, अपनी रिपोर्ट जारी की, ठीक है, 2023 की। इसमें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना ने वर्ष 2023 में रहने योग्य उत्तम शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पाया है। याद रखना, वियना, ठीक है, वियना रहने योग्य शीर्ष शहरों के श्रेणी में अपना स्थान शीर्ष नंबर पे बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में फाउंडेशंस लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट इस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है। याद रखना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट किस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया है। राइट आंसर आपको बताना है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। यह पहला फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असिस्टेंट टेस्ट है जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नव साक्षरों की बुनियाद पढ़ने, लिखने, संख्यात्मक कौशल का आकलन करने के लिए यह परीक्षा देने के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं लॉन्च की है। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं लॉन्च की है, ठीक है। राइट आंसर आपको बताना है। सो ऑप्शन ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास साइलेंक्स 2023 का मेजबान कौन सा देश है, ठीक है। राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर है श्रीलंका। राइट आंसर है श्रीलंका। जो स्लाइनेक्स है 2023 वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का यह 10वां संस्करण है। याद रखना, यह 10वां संस्करण है, ठीक है। यह श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ है। और याद रखना कि मेजबान कौन सा देश है, तो श्रीलंका। यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। 2023 वाला ये 10वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। चर्चित शब्द फोनान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कंपन ऊर्जा के पैकेट हैं जो इन्हें ध्वनि के क्वांटम समकक्ष माना जा सकता है। नंबर 2, फोटान की तरह फोनान संभावित रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की इकाइयों के रूप में काम कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है 28 नंबर का, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है। यह कंपन ऊर्जा के पैकेट हैं और इन्हें ध्वनि के क्वांटम समकक्ष माना जा सकता है। फोटान की तरह फोनान संभावित रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की इकाइयों के रूप में काम कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, सुर्खियों में रहा पाम संडे किस धर्म से संबंधित घटना है। याद रखना है, पाम संडे, ठीक है। सो यह पाम संडे किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। सो राइट आंसर है राजनीति, ठीक है। जो सॉरी ईसाई धर्म, ईसाई धर्म से यह संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। रयुइची समामोटा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे। व्यवसाय, खेल, राजनीति और कला। ओके, सो राइट आंसर है कला से जुड़े थे। राइट आंसर कला। इनके बारे में यह भी याद रखना कि यह जापानी संगीतकार और अभिनेता थे, ठीक है। जोन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं।
सुर्खियों में रही वैभव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्टेम डायस्पोरा को भारतीय संस्थानों से जोड़ने हेतु समर्पित एक कार्यक्रम के रूप में विकसित किया गया था। स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय डायस्पोरा को संदर्भित करता है। या 3 नंबर, फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकविदों जो कि अनिवासी भारतीय जो कि एनआरआई या भारतीय मूल के व्यक्ति जो कि पीआईओ, भारत के प्रवासी नागरिक जो कि ओसीआई हेतु उपलब्ध हैं, जो कि सक्रिय रूप से अपने संबंधित देशों के अनुसंधान गतिविधियों से संलग्न है। यहाँ पर हमको सही कथन बताना है कि सही कथन क्या है। ठीक है, तो यह तीनों सही है कि जो वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्टेम डायस्पोरा को भारतीय संस्थानों को जोड़ने से समर्पित कार्यक्रम का एक रूप है। स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अब इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय डायस्पोरा को संदर्भित करता है। जो फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकविदों जो कि अनिवासी भारतीय एनआरआई और पीआईओ और ओसीआई हेतु उपलब्ध है, जो कि सक्रिय रूप से अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों हमें सही बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां राज्य बन गया है? देखिए, स्टेट पीसीएस की अगर बात करें, यूपी पीसीएस की, तो वहाँ पे तो मे भी ना आवे, लेकिन जो यूपी आरओ एआरओ है 2023 का, जो कि 24 में 11 फरवरी को पेपर होने वाला है, वहाँ पर एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आ सकता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। ओके, सो फिनलैंड नाटो सुरक्षा गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया है, याद रखना, जिससे रूस के साथ सदस्य देशों की सीमाओं की लंबाई दुगनी हो गई है। फिनलैंड के शामिल होने को रूस ने व्लादिमीर पुतिन के लिए एक झटके के रूप में देखा जा सकता है। न्यूज भी काफ़ी चला था। यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण से पहले उन्होंने बार बार नाटो के विस्तार की शिकायत भी की थी। तो याद रखना कि अभी 31वां फिनलैंड बन गया है सदस्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हाल ही में पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है? ओके, राइट आंसर हमको बताना है, राइट आंसर क्या है। ठीक है, सो यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। मिशन यूथ, जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए पीएम अवार्ड मिला, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 विकसित किया? तो क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है अमेरिका। ओके, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, सो जो GRX 810 नासा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया एक 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय है। यह एक NiCO-Cr मिश्रित एक धातु है, पारंपरिक पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है, जो कि नियान आधारित मिश्र धातुओं की तुलना में 1000 गुना बेहतर क्रीप प्रदर्शन, ताकत में 2 गुना सुधार और ऑक्सीकरण प्रतिरोध में 2 गुना सुधार दिखाया है। तो याद रखना नासा। ओके, आपसे यहाँ पे भी जोन से अलग पूछ सकता है कि कहाँ के वैज्ञानिकों, तो नासा के वैज्ञानिकों ने, याद रखना, NiCO-Cr के मिश्रित धातुओं से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ईयर बुक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अमेरिका ने रूस को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा परमाणु शस्त्रागार जमा किया है। नंबर 2, भारत में परमाणु शस्त्रागार का विस्तार हुआ है, लेकिन यह अभी भी पाकिस्तान से पीछे है। हमें सही ऑप्शन बताना है, राइट आंसर की बात करना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या है। ठीक है, सो ऑप्शन बी यानी नंबर 2 सही है। भारत के परमाणु शस्त्रागार विस्तार हुआ है, लेकिन यह अभी भी पाकिस्तान से। ऑप्शन एक इसलिए गलत है क्योंकि रूस आज भी अमेरिका से आगे है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि रूस के पास सबसे अधिक संख्या में परमाणु शस्त्रागार हैं। ठीक है, उसके बाद अमेरिका का नंबर है, फिर चीन का स्थान है। ठीक है,
क्लियर। और अमेरिका ने रूस एवं फ्रांस के बाद सबसे अधिक संख्या में परमाणु शस्त्रागार तैनात किए हैं। ठीक है। और भारत के परमाणु शस्त्रागार का भी विस्तार हुआ है, जो कि वर्ष 2022 के 160 वारहेड से बढ़कर 2023 में 164 वारहेड हो गया है। इसी अवधि में पाकिस्तान का जो वारहेड है 165 से 170 हो गया है। ठीक है। तो याद रखना, ऐसे नहीं कि झटके में कॉन्फिडेंस में आके पाकिस्तान को पीछे कर दें और भारत को आगे कर दें। आज भी अभी भी पाकिस्तान परमाणु शस्त्रागार में भारत से आगे चल रहा है कुछ नंबरों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं? ठीक है, राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर समावेशी विकास विषय के तहत 9 अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कार्यक्रम में वेबसाइट और मोबाइल ऐप समावेशी विकास भी लॉन्च किया है। याद रखना, समावेशी ये मोबाइल ऐप भी है। ठीक है, ये भी आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कंफ्यूज करके, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? ऐसे क्वेश्चंस आपको ना बिल्कुल एकदम नोट में रखना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है कि अजरबैजान और तजाकिस्तान राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, किस देश ने हाल ही में एक नए संविधान अप्रैल 2023 पर जनमत संग्रह कराया है? ठीक है, राइट आंसर बताना है। सो राइट है उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। हाल ही में शुरू की गई हिरोशिमा एआई प्रोसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत जापान में वर्ष 2023 G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। नंबर 2, यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के सहयोग में काम करेगा। हमें सही ऑप्शन बताना है, राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। इसकी शुरुआत जापान में वर्ष 2023 G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह एक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के सहयोग से काम करेगा। ओके, याद रखना, हिरोशिमा एआई प्रोसेस, हिरोशिमा एआई प्रोसेस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में खबरों में रहा श्री सी लैप्रो किस प्रजाति से संबंधित है? याद रखना, सी लैम्प्रे किस प्रजाति से संबंधित है? किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन सी, कछुआ से संबंधित है। जो सी लैम्प्रे है मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, मछली की एक दुर्लभ, जस्ट वेट, सॉरी, कछुआ नहीं, मछली रहेगा। ठीक है, तो ये मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है। ओके, ये भी आपको याद रखना, सॉरी, मछली रहेगा, मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है। ओके, और ये अपने शिकार का खून निकालने के लिए जानी जाती है। इसकी खूबियाँ हैं कि अपने शिकार की ये खून निकालती है। ठीक है, तो इसकी प्रसिद्धि भी आप याद रखना कि क्यों ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे हाल ही में टेक्सेल के डच द्वीप पर देखा गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, टेक्सेल, ठीक है, ये एक डच द्वीप है, तो ये भी आप याद रखना। जगह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इसको नोटिफाई किया गया था। ठीक है, और आखिरी बार 2017 में द्वीप पर देखा गया था, तो लास्ट में 2017, तो इसको भी आपको याद रखना। ठीक है, श्री सी लैम्पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। महिला निधि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई महिला सहकारी निधि है? सो राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर है राजस्थान, राइट आंसर है राजस्थान। महिला निधि राजस्थान द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा महिला निधि से जो प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महिला निधि पूरी तरह से महिला द्वारा संचालित और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एक पूरक निकाय के रूप में कार्य करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि राइट आंसर क्या है,
राजस्थान। 43 पे आते हैं। किस देश ने हाल ही में किराए के ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? सो राइट आंसर है फ्रांस। याद रखना कौन सा देश है जो किराए के ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है, तो राइट आंसर है फ्रांस कंट्री। ठीक है, फ्रांस में आयोजित एक गैर बाध्यकारिक जनमत संग्रह में 89.03% वोट फ्री स्टैंडिंग स्कूटर के विरोध में थे, जिन्होंने ऐप के माध्यम से अल्पकालिक आधार पर बुक किया गया था। किराए के ई स्कूटर जिन्हें कारों के लिए हरित विकल्प को बढ़ावा देने के लिए 2018 में पेश किया गया था। इस साल 1 सितंबर तक इन उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, तो फ्रांस। ओके, याद रखना फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा शब्द मिशन लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइफ का विचार 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। नंबर 2, यह मिशन व्यक्तियों के वैश्विक नेटवर्क प्रो प्लैनेट पीपल P3 को बनाने और घोषित करने की योजना बना रहा है। नंबर 3, इस मिशन ने प्रचलित न्यूज़ एंड डिस्पोज अर्थव्यवस्था को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के साथ बदलने की कल्पना की है। याद रखना, राइट स्टेटमेंट बताना है, राइट आंसर बताना है कि क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो याद करना कि हाल ही में समाचारों में रहा मिशन लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो लाइफ का विचार 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। राइट है। यह मिशन व्यक्तियों के वैश्विक नेटवर्क प्रो प्लैनेट पीपल को बनाने और पोषित करने की योजना बना रहा है। और तीसरा है, इस मिशन ने प्रचलित न्यूज़ एंड डिस्पोज अर्थव्यवस्था को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के साथ बदलने की कल्पना की है। ये तीनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया है? अब यहाँ तो बहुत सारी बातें बहुत सारे मामलों में कराया जाता है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। महिला से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु, बी बाल अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु, सी अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु, या डी विधायकों को त्वरित जांच के लिए। ठीक है, राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, सो विधायकों की त्वरित जांच के लिए, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय ने विधायकों की त्वरित जांच के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य विशिष्ट दृष्टिकोण का सुझाव दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की लंबित समस्या को हल नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में वादों की संख्या अलग अलग है। तो याद रखना, विधायकों की त्वरित जांच के लिए, इसमें इंक्लूडिंग सांसद भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार खुशहाली के पैमाने पर शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? काफ़ी फेवरेबल क्वेश्चन है यूपी के एग्जाम के लिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि राइट आंसर इसका क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है पोलैंड। ठीक है, राइट आंसर है पोलैंड। ओके, जस्ट वेट, सॉरी। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार खुशहाली के पैमाने पर शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, कौन सा देश है? सॉरी, फिनलैंड रहेगा, नॉट पोलैंड, फिनलैंड। इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, केबल स्टे रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? सो राइट आंसर है अंजी नदी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अंजी नदी, याद रखना, अंजी को चिनाब नदी भी कहते हैं, चिनाब नदी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की मंजूरी प्राप्त हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। राइट आंसर है सऊदी अरब। तो ये भी आप याद रखना कि राइट आंसर सऊदी अरब है।
क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन, याद रखना SCO, भारत और पाकिस्तान दोनों साथ ही में इसकी सदस्यता लिए थे या इनको सदस्यता दी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने की मंजूरी प्राप्त हुई है? तो सऊदी अरब को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। हाल ही में विकसित लिथियम आयरन बैटरी तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत विकसित एक स्वदेशी तकनीक है। नंबर 2, इसमें 95% से अधिक लिथियम कोबाल्ट सामग्री को लगभग 98% शुद्धता के साथ इनके संबंधित ऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में अनुप्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, पुनर्चक्रण प्रक्रिया में विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया के माध्यम से धातु मूल्यों के श्रेणीबद्ध चयनात्मक निष्कर्षण के बाद निच्छालन की प्रक्रिया सम्मिलित है। हमें यहाँ पर राइट कथन बताना है, राइट स्टेटमेंट बताना है कि राइट आंसर क्या है। ओके, सो इसमें तीनों सही है। यह ई कचरा प्रबंधन पर उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत विकसित एक स्वदेशी तकनीक है। नंबर 2, इसमें 90% से 95% से अधिक लिथियम कोबाल्ट और 98% शुद्धता के साथ उसके संबंधित ऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में अनुप्राप्त किया जा सकता है। पुनर्चक्रण प्रक्रिया में विलायक निष्कर्षण प्रक्रिया के माध्यम से धातु मूल्यों के श्रेणीबद्ध चयनात्मक निष्कर्षण के बाद निच्छालन की प्रक्रिया सम्मिलित है। तो याद रखना तीनों सही हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, गणित के क्षेत्र में वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? याद रखना एबल पुरस्कार, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? सो लुइस कैफरेली, याद रखना लुइस कैफरेली को गैर रैखिक आंशिक समीकरणों, याद रखना गैर रैखिक आंशिक समीकरण, ओके, आंशिक समीकरण के लिए नियमितता सिद्धांत के उनके योगदान हेतु वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर, इसको ना आप एकदम स्टार क्वेश्चंस के रूप में नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 51 पे आते हैं, यानी 51, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है? बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल। ओके, सो 51 का जो आम आदमी पार्टी है इसको दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, याद आपको रखना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं AAP, को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा का मान्यता दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 52, G7 शिखर सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, 49 नंबर का G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन मई 2023 में जापान में आयोजित किया गया था। नंबर 2, यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद रूस को वर्ष 2022 में समूह से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, हमें सही ऑप्शन, सही स्टेटमेंट बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, सो राइट आंसर केवल 1 है कि 49वां नंबर का, 59 नंबर का जो G7 वार्षिक सम्मेलन है मई 2023 में जापान में आयोजित किया गया था। याद रखना G7 का 2023 में 49 नंबर का ये है। पहले ये G8 था, याद रखना ये पहले G8 था। ठीक है, क्लियर। तो जब क्रीमिया पर अधिग्रहण किया रसिया ने तो इसको बाहर कर दिया गया, तो फिर G7 जो है, G8 जो है वह G7 में कन्वर्ट हो गया। ये भी आपको घटना याद रखना है। तो यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद रूस को वह 2022 के समूह से बाहर नहीं, भाई वो ना क्रीमिया याद रखना, क्रीमिया पर आक्रमण के बाद रूस को बाहर किया गया था, तो G8 G7 में कन्वर्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। साइंटिफिक डेटा पत्रिका द्वारा प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग में योगदानकर्ता देशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। सो साइंटिफिक डेटा पत्रिका द्वारा प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग
के योगदानकर्ता देशों में शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन और रूस हैं। ये भी याद रखना कि पहले पर यूएसए है, फिर चीन है, फिर जो तीसरा नंबर है वह रूस का है। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, सो राइट आंसर है उत्तराखंड। राइट आंसर है उत्तराखंड। 21 मार्च 2023 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार पद पे हैं, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। तो जगह है आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड का देवस्थल। ठीक है, ठीक है, जगह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। हाल ही में सुप्रीम पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सुप्रीम पहल, याद रखना, सुप्रीम पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, सो राइट आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। याद रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। यह सरकार द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो मौजूदा विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने हेतु मरम्मत, उन्नयन, रखरखाव, रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्न प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। चर्चिल शब्द डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे स्वैप के नीतिगत प्रतिबद्धताओं के बदलने, ऋण को कम करना और ऋण देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए खर्च करना शामिल है। नंबर 2, डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप में केवल आधिकारिक द्विपक्षीय कर्ज ही शामिल हो सकता है। राइट स्टेटमेंट बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका केवल एक। ओके, इसे स्वैप के नीतिगत प्रतिबद्धताओं के बदलने, ऋण को कम करने या ऋणी देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए खर्च करना शामिल है। चलिए इसको विस्तार देख लेते हैं। देखिए, जो डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप है, डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप ऋणी देशों को उनके ऋण बोझ को कम करने हेतु जलवायु पर सामर्थ्य कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इस स्वैप को नीतिगत प्रतिबद्धताओं या कर्जदार देशों द्वारा खर्च के बदले कर्ज को कम करना शामिल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आधिकारिक, द्विपक्षीय और वाणिज्यिक ऋण दोनों डेब्ट फॉर क्लाइमेट स्वैप में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, तो केवल एक सही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 57, हाल ही में पुष्करालू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पुष्करालू महोत्सव, ठीक है, पुष्करालू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर बताना है। ठीक है, सो राइट आंसर है वाराणसी। राइट आंसर है वाराणसी। याद रखना कि यह 12 दिवसीय पुष्करालू महोत्सव मनाया जाता है। पुष्करालू पर्व को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको नाम याद रखना है, गंगा पुष्करम, ये नाम आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन 58 पे आते हैं। हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी समाज निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? याद रखना, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ओके, राइट आंसर को बताना है। सो राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक। चलिए इसको विस्तार जान लेते हैं कि जो विश्व बैंक ने है विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थी और समाज, ठीक है,
रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में रहने वाले लोगों की जो आय में 40% की वृद्धि की तुलना में काम के लिए दूसरे देश में प्रवास करने वाले भारतीयों की आय में 120% की वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, विश्व बैंक ने रिलीज किया है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मिशन डेफ स्पेस क्या है? याद रखना, मिशन डेफ स्पेस क्या है? ऑप्शन ए, भारतीय उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में तीनों रक्षा सेवाओं के लिए अभिनव समाधान विकसित करने हेतु एक प्रयास है। बी, 6000 मीटर गहरे महासागर के अंदर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा अज्ञात गहरे समुद्री क्षेत्र के अवलोकन और समझ हेतु व्यक्तियों को भेजने संबंधित मिशन है। ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित लोगों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक अभियान है। एंड्रॉयड ऐप के द्वारा गूंगे और बहरे लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु केरल राज्य द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है। राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। मिशन डेफ स्पेस, मिशन डेफ स्पेस क्या है? ठीक है, सो राइट आंसर है भारतीय उद्योग और स्टार्टअप के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में तीनों रक्षा सेवाओं के लिए अभिनव समाधान विकसित करने हेतु एक प्रयास है। राइट आंसर ए है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। I2U2 क्वाड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें सही ऑप्शन बताना है। I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। I2U2 को अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद गठित किया गया था। या नंबर 3, अब्राहम समझौते से इजराइल और कई अरब खाड़ी देशों के बीच संबंध सामान्य हुए। ठीक है, सो राइट हमें आंसर बताना है I2U2। याद रखना, I2U2 क्वाड, इसको बहुत अच्छे से तरीके से, अच्छा टॉपिक रहा है IR का, इसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। ठीक है, सो राइट आंसर है, तीनों सही है। ऑप्शन सी, I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। I2U2 अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद गठित किया गया था। अब्राहम समझौते से इजराइल और कई अरब खाड़ी देशों के बीच संबंध सामान्य हो गए हैं। ओके, ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी है, 1 2 3। ठीक है, तो I2U2, ये आपको टॉपिक याद रखना, I2U2 क्वाड। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। हाल ही में हुए जल निकायों की प्रथम गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? ओके, राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपीट कर रहा हूँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, विश्व बैंक, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, राइट आंसर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। याद रखना, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। ओके, ये आपको राइट आंसर याद रखना है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है, तो याद रखना कि 3 मई को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। इस दिवस के उपलक्ष्य में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया था। 180 देशों के इस सूचकांक में 36.62 अंक के साथ भारत 161वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग 150 थी। ओके, तो याद रखना कि 2023 में भारत की रैंकिंग 161 स्थानों पे है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरिस स्थित जो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद और फ्रैंकोफोलिन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के परामर्शी स्थिति के साथ एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। तो ये भी आ सकता है, जोन भी पूछ सकता है इस रिपोर्ट का, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत की रैंकिंग भी आपको याद रखना है, 2022 में 150वां रैंक था।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सुरंग निम्नलिखित में से किस शहर में बनाई गई? याद रखना, भारत की पहली अंतर समुद्री, नॉट अंतर्राष्ट्रीय, अंतर समुद्री सुरंग, ठीक है, अंतर समुद्री सुरंग बताना है कि किस शहर में बनाई गई है भारत की। ओके, सो राइट आंसर है मुंबई। ओके, बृहद मुंबई नगर निगम द्वारा मुंबई तटीय सड़क परियोजना पर 2 वर्ष से अधिक के कार्य के पश्चात भारत की पहली अंतः समुद्री जुड़वा सुरंगें मुंबई से खुलने वाली हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट का टॉपिक है, ठीक है, इसको आपको याद रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, 64। समाचार में रहा फोरम शॉपिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फोरम शॉपिंग वादियों या वकीलों द्वारा जानबूझकर किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायालय का चयन करने के अभ्यास को संदर्भित करता है जहां उनका मानना है कि निर्णय उनके मामले के लिए अधिक अनुकूल होगा। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने फोरम शॉपिंग को न्यायालयों द्वारा एक विवादित प्रथा के रूप में करार दिया है जिसकी कानूनी रूप से कोई मंजूरी और सर्वोच्चता नहीं है। हमें ऑप्शन सही बताना है, सही स्टेटमेंट का चयन करना है कि राइट आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना स्टार क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है। तो दोनों सही है कि फोरम शॉपिंग वादियों व वकीलों द्वारा जानबूझकर किसी विशेष न्यायाधीश या न्यायालय का चयन करने का अभ्यास को संदर्भित करता है जहां उनका मानना है कि निर्णय उनके मामले के लिए अधिक अनुकूल होगा। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने फोरम शॉपिंग को न्यायालयों द्वारा एक विवादित प्रथा के रूप में करार दिया है जिनकी कानूनी रूप से कोई मंजूरी और सर्वोच्चता नहीं है। ओके, सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। समाचार में रहा वाशिंगटन घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? वाशिंगटन घोषणा, ठीक है, राइट बताना है आपको कि वाशिंगटन घोषणा का संबंध किस देश से है। सो राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित वाशिंगटन घोषणा का उद्देश्य उत्तर कोरिया की क्षेत्रीय आक्रामकता के खिलाफ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि किस देश को डिफेंड करने के लिए किस देश के द्वारा बनाया गया है। दक्षिण कोरिया और यूएस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उत्तर कोरिया के, ठीक है, जो क्षेत्रीय आक्रामकता है उसके खिलाफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? अफ्रीकी संघ, चीन, ब्राज़ील या यूरोपीय संघ? ओके, राइट आंसर है चीन। ओके, राइट आंसर है चीन, ये भी आपको याद रखना है। जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसको 21वीं सदी में सिल्क रोड के भी नाम से जानते थे। तो ये भी आपको याद रखना कि इसको 21वीं सदी में सिल्क रोड के भी नाम से जाना जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। हाल ही में खबरों में चर्चित ऑप्स अलर्ट अभ्यास क्या है? ऑप्स अलर्ट अभ्यास, ठीक है, क्या है? भारत पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु सीमा सुरक्षा बल का अभ्यास। बी, हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास। सी, राजस्थान में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के मध्य सैन्य अभ्यास। या डी, अंडमान सागर और मलक्का जल संधि में भारत इंडोनेशिया सैन्य अभ्यास। सो राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। सो राइट आंसर है भारत पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु सीमा सुरक्षा बल पर अभ्यास। ओके, तो याद रखना ऑप्स अलर्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशंस नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला स्टेटमेंट है, यह उपभोक्ताओं के लाभ के लिए वित्तीय नवाचार का समर्थन करने हेतु प्रतिबद्ध 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक संघ का है। नंबर 2, GFIN वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में एक अग्रणी नियामक निकाय वित्तीय आचरण प्राधिकरण का अध्यक्षता करता है। या भारत की ओर से केवल भारतीय रिजर्व बैंक ही इसका सदस्य है। हमें सही ऑप्शन बताना है। याद रखना ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशंस नेटवर्क, GFIN, ठीक है।
तो ये भी आपको थोड़ा शॉर्ट नाम भी याद रखना है, बाकी थोड़ा सा न्यूज के बारे में भी बारीकी से विश्लेषण करते रहना है। ओके, सो राइट आंसर क्या है? सो राइट आंसर है 2 और 3। पहला जो है वो गलत है। सो ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशंस नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशंस नेटवर्क है वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में एक अग्रणी नियामक निकाय वित्तीय आचरण प्राधिकरण की अध्यक्षता में है और भारत की ओर से केवल भारतीय रिजर्व बैंक ही इसका सदस्य है। ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन बी राइट है इसका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। हाल ही में जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी 38वां। ठीक है, भारत का रैंकिंग है 38वां। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के द्वारा किस राज्य पर स्प्रिंग मीटिंग का आयोजन किया गया था? स्प्रिंग मीटिंग याद रखना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के द्वारा किस स्थान पर स्प्रिंग मीटिंग का आयोजन किया गया था? सो राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द पर्सोना नॉन ग्राटा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, सो राइट आंसर है, राइट आंसर को बताना है कि वियना अभिसमय। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि कनाडा और चीन के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके चलते राजनीतिकों का जो निष्कासन किया गया है, कनाडा में एक चीनी राजनीतिक को निष्कासित कर दिया था, जो कि चीन में कनाडाई राजनीतिक को पर्सोना नॉन ग्राटा। याद रखना, ये आईआर का भी स्टेटमेंट है, न्यूज में काफ़ी चला था यह। ठीक है, मैं क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूँ कि कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द पर्सोना नॉन ग्राटा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो यह है वियना अभिसमय से। वियना अभिसमय से क्या था मुद्दा? सो कनाडा और चीन के बीच में राजनयिक तनाव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके चलते राजनयिकों का निष्कासन किया गया था। ठीक है, मैंने राजनीतिक बोल दिया था, राजनयिक रहेगा। ठीक है, राजनयिकों का जो निष्कासन है वो किया जा रहा था। ठीक है, ये मुद्दा जब चल रहा था, कनाडा ने एक चीनी राजनयिक को निष्कासित कर दिया था, तो चीन ने कनाडाई जो राजनयिक हैं को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया था। पर्सोना नॉन ग्राटा का अवधारणा होता है जड़ें राजनीतिक संबंधों पर वियना अभिसमय में पाई जाती हैं, जो कि वर्ष 2061 में हस्ताक्षरित एक संधि है। यह देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये कनाडा और चीन के मध्य में चल रहे राजनयिकों के विवाद से जुड़े मामलों से यह वर्ड आया था, मतलब आया है, चर्चा में है। हालांकि मेंशन है यह वियना कन्वेंशंस में, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72। उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन माहिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माहिर को संयुक्त रूप से विद्युत मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। नंबर 2, मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें भारत और विश्व स्तर पर तैनाती के लिए विदेशी रूप से विकसित करना। नंबर 3, इसकी केवल 2 स्तरीय संरचना है, जिसमें एक सर्वोच्च समिति और एक तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति शामिल है। हमें सही स्टेटमेंट बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, सो राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, केवल एक, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। ओके, चलिए छोटा करते हैं ताकि स्टेटमेंट भी दिखे क्लियर। ओके, सो राइट हमें आंसर यहाँ बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो नंबर 2 है स्टेटमेंट, वो ही सही है, यानी केवल 2। मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें भारत एवं विश्व स्तर पर तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित करना है। तो याद रखना,
राइट स्टेटमेंट। इसको माहिर नोट करके आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। हाल ही में हैदराबाद में निर्मित किस संत की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के रूप से जाना जाता है? ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के रूप में जाना जाता है। तो श्री रामानुजाचार्य। याद रखना कि हैदराबाद में जो निर्मित संत की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, रामानुजाचार्य के स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है। तो प्लीज़ इसको आप रिकॉल करते रहना। जो इसकी हाइट की बात करें तो 213 फीट ऊंची यह प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में वर्ष 1017 में जन्मे जो रामानुजाचार्य थे, वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने समानता तथा सामाजिक न्याय का समर्थन करते हुए पूरे भारत में यात्रा की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रामानुजाचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिंहभूम क्रेटन निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में स्थित है? ओके, सो राइट आंसर बताना है आपको कि भारत किस, तो छोटा नागपुर पठार। ठीक है, हाल ही में शोध में पूर्वी भारत के सिंहभूम क्रेटन में लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व निर्मित ज्वालामुखी और तलछटी चट्टानों का अनावरण किया गया है। सिंहभूम क्रेटन छोटा नागपुर पठार और पूर्वी घाट के बीच झारखंड एवं उड़ीसा में विस्तृत एक स्थल है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित? सो राइट आंसर है मिस्र। राइट आंसर है मिस्र, आपको याद रखना है। सो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 1997 के बाद पहली बार मिस्र का दौरा किए थे। मिस्र की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। वर्ष 1915 में स्थापित ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र अथवा मानवता के लिए अमूल्य सेवाएं प्रदान करने वाले राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है। तो याद रखना, ये मानवता के लिए दिया जाता है। तो मिस्र से दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल का भी नाम पूछ सकता है कि कहाँ से इसका रिलेशन है, कहाँ से जुड़ा हुआ है या किसके लिए, तो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें सही स्टेटमेंट बताना है। यह अंतरिक्ष में एक बिंदु को संदर्भित करता है जहां पदार्थ इतना संकुचित होता है कि एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाता है जिसमें प्रकाश भी नहीं बच सकता। नंबर 2, यह आकाशगंगाओं और ब्रह्मांडीय परिदृश्य में पदार्थ के वितरण को समझने में मदद करता है। ब्रह्मांड और उसके विकास को पूरी समझ विकसित करने के लिए डार्क मैटर को समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो राइट आंसर बताना है 67 का। ठीक है, सो ऑप्शन ए गलत है और नंबर 2 सही है, यानी ऑप्शन बी सही है कि यह आकाशगंगाओं और ब्रह्मांडीय परिदृश्य के पदार्थ के वितरण को समझने में मदद करता है। ब्रह्मांड और इसके विकास की पूरी समझ विकसित करने के लिए डार्क मैटर को समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा कखोबका बांध निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? याद रखना, कखोबका यह बांध है, सो कहाँ से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, आपको ये राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो यह यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है, जो कखोबका बांध है दक्षिणी यूक्रेन के नीपर नदी पर बना हुआ है। नदी का भी नाम याद रख लेना, नीपर नदी। ओके, नीपर नदी पर यह बना हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। प्राय समाचारों में देखा जाने वाला उत्कृष्ट 2.0 किससे संबंधित है?
उत्कर्ष 2.0 किससे संबंधित है? सो राइट आंसर है बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से यह संबंधित है। अगर इस पर बात करें तो वर्ष 2023 से 25 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति किया ढांचा है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए 79 पाते हैं। हाल ही में खबरों में रही चीटे लुई नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? चीटे लुई, याद रखना, चीटे लुई। राइट आंसर है मिजोरम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहे अल्लूरी सीतारामन राजू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्ष 1922 के रप्पा विद्रोह या मन्यम विद्रोह में अल्लूरी सीतारामन राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। नंबर 2, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए उन्हें मन्यम वीरुडु उपनाम दिया गया। हमें सही चिन्ह बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो न तो एक न तो दो, दोनों गलत है। ठीक है, दोनों गलत है, ये आपको याद रखना है। अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 में रप्पा विद्रोह, जिसको कि मन्यम विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई। रंपा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ था। याद रखना, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए सहमत किया था। ओके, और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए उन्हें मन्यम विरुडू, जंगल के नायक के उपनाम में उनको उत्कृत किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि यह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा स्ट्रॉबेरी सेंस क्या है? स्ट्रॉबेरी की परिपक्वता मापन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संवेदी उपकरण, तारामंडलों पर नज़र रखने के लिए एक अंतरिक्ष मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक कम लागत वाला स्टार सेंसर, या एक पहनने योग्य तकनीकी जो कि हृदय गति और रक्तचाप पर नज़र रखती है। राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है। ठीक है, सो राइट आंसर इसका है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक कम लागत वाला स्टार सेंसर है। ओके, याद रखना आपको राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रॉबेरी सेंस से हमने बोल दिया कि ये स्ट्रॉबेरी की परिपक्वता मापने के लिए बनाई गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपको राइट आंसर याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 82 पे। हाल ही में समाचारों में देखा गया कैनरी द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कैनरी द्वीप, याद रखना, कैनरी द्वीप। तो स्पेन चर्चा में आने का कारण क्या है? स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में अटलांटिक महासागर में एक द्वीप समूह शामिल है। कैनरी में लास पाल्मास और सांता क्रूज डे टेनेरिफ के स्पेनिश प्रांत शामिल हैं। केंद्रीय द्वीप समूह का निर्माण लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। तो याद रखना इसका चर्चा में आने के कारण और इसकी विशेषता, केंद्रीय द्वीप। चलिए 83 पे आते हैं। रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु अटलांटिक घोषणा निम्नलिखित में से किसके बीच घोषित की गई थी? ठीक है, संयुक्त संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, ब्रिटेन और कनाडा, या यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम। सो राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, सो राइट आंसर इसका है संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। ओके, चलिए आगे चलते हैं 84 पे। बायोमास को फायरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोमास को फायरिंग कोयला आधारित ताप संयंत्रों में ईंधन के एक हिस्से को बायोमास से प्रतिस्थापित करने का अभ्यास है। इसके तरह कोयला दहन के लिए डिजाइन किए गए बॉयलरों में कोयला और बायोमास का एक साथ दहन किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोयला विद्युत संयंत्रों के आंशिक रूप से पुनर्निर्माण और पुनर्संयोजन की आवश्यकता होगी। या नंबर 3, को फायरिंग कुशल एवं स्वच्छ तरीके से बायोमास को बिजली के रूप में रूपांतरित
करने और बिजली संयंत्रों से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का एक विकल्प है। तो याद रखना, बायोमास को फायरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ओके, क्लियर। तो इसके राइट आंसर तीनों हैं, ठीक है, राइट आंसर तीनों याद रखना, 1 2 3। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि बायोमास को फायरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो बायोमास को फायरिंग कोयला आधारित ताप संयंत्रों में ईंधन के एक हिस्से को बायोमास से प्रतिस्थापित करने का अभ्यास है। इसके तहत कोयला दहन के लिए डिजाइन किए गए बॉयलरों में कोयला और बायोमास का एक साथ दहन किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोयला विद्युत संयंत्रों का आंशिक रूप से पुनर्निर्माण और पुनर्संयोजन की आवश्यकता होगी और को फायरिंग कुशल एवं स्वच्छ तरीके से बायोमास को बिजली में रूपांतरित करने और बिजली संयंत्रों में होने वाली ग्रीन हाउस गैसेस जो कि उत्सर्जन को कम करने का एक विकल्प है। ओके, तो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसके इमिशंस को भी लेस करने के लिए यह एक उपयोगी विधि है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि जो ग्रीन हाउस गैसेस को सीमित करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए एक सबसे बड़ी संस्था काम करती है, उसका नाम है UNFCCC। ठीक है, याद रखना, ये संस्था बनाई गई है, इसी के अंदर COP, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पार्टी की जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अभी 2023 का जो COP28 है, इसका जो सम्मेलन है वो दुबई में चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कैच द रेन 2023 अभियान शुरू किया है? ठीक है, कैच द रेन अभियान 2023 शुरू किया है। नंबर ए जल शक्ति मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय या डी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। ओके, सो राइट आंसर बताना है 85 का कि क्या है। ठीक है, सो जल शक्ति मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मालचा महल या बिलाहट महल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तुगलक वंश, लोदी वंश, मुगल वंश या खिलजी वंश। ठीक है, सो 86 का राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर है तुगलक वंश। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कभी कभी समाचारों में भारतीय श्रम के संदर्भ में हिस्टेरेक्टली का उल्लेख किया जाता है। हिस्टेरेक्टली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक प्रकार का शल्यक्रिया है, या बी एक प्रकार का औषधि है, या सी एक प्रकार का रोग है, या डी एक प्रकार का चिकित्सा है। राइट आंसर हमको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है 87 का। ओके, सो एक प्रकार का यह शल्यक्रिया है, एक प्रकार का शल्यक्रिया है। सो रे सो जो हिरेक्टामी है ना, एक सर्जरी है जिसमें महिला के गर्भाशय को आंशिक या पूर्ण रूप से हटाना शामिल है। यह भारत में स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा नैतिकता मुद्दे के रूप में उभरा है। महिला गन्ना मजदूरों के हिस्टेरेक्टमी कराने के खबरें आई हैं, तो ये भी आपको याद रखना, ये वर्ड आपको याद रखना, क्यों किया जा रहा है, किससे जुड़ा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। मिशंस डेफ स्पेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष मिशन के सभी पहलुओं, रणनीतिक मिशन योजना से लेकर अत्याधुनिक उपग्रह डेटा विश्लेषण तक की चुनौतियों का समाधान करके भारतीय निजी अंतरिक्ष उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। नंबर 2, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है मिशंस डेफ स्पेस का नोडल प्रभारी है। सो राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है, राइट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, सो राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, बी गलत है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य अंतरिक्ष मिशन के सभी पहलुओं, रणनीतिक मिशन योजना से लेकर अत्याधुनिक उपग्रह डेटा विश्लेषण तक की चुनौतियों का समाधान करके प्रभावी निजी अंतरिक्ष उद्योग को विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बारे में अगर और जानना चाहें और इसमें क्या है कि जो मिशंस डेफ स्पेस है, मूल लक्ष्य मैंने बात कर लिया। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है मिशन डेफ स्पेस
का नोडल प्रभारी है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर 2022 में क्वामचीव के दौरान लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह आप समझ गए कि राइट। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसरो का आया है तो यहाँ पर बाकी मैटर पूछ लिया, मे भी यहाँ पर इसरो की स्थापना से पूछ ले, इस अभी इसरो के जो नए डायरेक्टर उनसे पूछ ले। तो आपको थोड़ा सा ना बिल्कुल डाइवर्सिफाई होकर मैटर को देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि आंसर कहीं से भी घूमकर आ सकता है। क्वेश्चन आते हैं 89 पे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर प्रगति की निगरानी करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ए पुणे, बी भोपाल, सी चेन्नई या इंदौर? ठीक है, 89 का राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर है इसका भोपाल। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। हाल ही में चर्चा में रहा परसोना नॉन ग्राटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परसोना नॉन ग्राटा, याद रखना, परसोना नॉन ग्राटा। कनाडा और चीन के बीच राजनयिक तनाव से है। जब कनाडा ने चाइना के राजनयिक को वापस किया था, ठीक है, तब यह मामला आया था, तो याद रखना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान क्या है? एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान क्या है? ठीक है, सीमा सड़क संगठन द्वारा अपने कर्मयोगियों के बलिदान एवं योगदान को याद करने के हेतु अभियान चलाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर क्लियर। एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान, एकता एवं श्रद्धांजलि याद रखना। सीमा सड़क संगठन द्वारा अपने कर्मयोगियों के बलिदान एवं योगदान को याद करने हेतु यह अभियान है। 92, हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किया गया बल्क ड्रग पार्क योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, याद रखना है बल्क ड्रग पार्क, बल्क ड्रग पार्क योजना। यह बल्क ड्रग पार्क योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों को दवाओं के थोक निर्यात में वृद्धि करना। नंबर 2, यह योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाने वाली राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। सही स्टेटमेंट नहीं बताना है, याद रखना कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, ठीक है, तो 92 को याद रखना। तो नंबर 1, यह बल्क ड्रग पार्क योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के दवाओं के थोक निर्यात से वृद्धि करना है, यह गलत है। यह योजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाने वाली राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, यह सही है। ठीक है, हमें रॉन्ग बताना था कि गलत है। सरकार का लक्ष्य चयनित राज्यों के साथ साझेदारी में भारत में 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क को विकसित करना है। ठीक है, और साथ ही साथ इस योजना से देश में दवाओं के थोक उत्पादन लागत में कम होने और थोक दवाओं के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद। ठीक है, ये है लक्ष्य। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। न की वृद्धि, अपने निर्या जो आयात है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम कर लेना है, इंडिपेंडेंट हो जाना है। चलिए आगे चलते हैं 93 पे। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? ठीक है, ऑपरेशन कावेरी क्या है? भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित एक आतंकवाद रोधी अभियान है। बी, कावेरी नदी को अवसादीकरण से बचाने हेतु एक कायाकल्प परियोजना है। या सी, कावेरी नदी पर एक जल विद्युत परियोजना। या डी, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु बचाव अभियान है। ओके, सो राइट आंसर को बताना है कि राइट आंसर क्या है 93 का। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का यह बचाव अभियान है, याद रखना, ऑपरेशन कावेरी। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे चलते हैं 94 पे। प्राय समाचारों में देखा जाने वाला शब्द लॉक बिट क्या है? ओके, लॉक बिट क्या है? ओके, यह एक रैम सेवर जो पीड़ित के डेटा को इनक्रिप्ट करता है और बाद में डिस्क्रिप्शंस के बदले फिरौती का मांग करता है। ठीक है, तो यह रैन समवेयर
से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो याद रखना लॉग किट, ठीक है, लॉग किट, इसको प्लीज़ स्टार क्वेश्चंस में नोट डाउन कर लेना कि लॉग किट क्या है, लॉग बिट, लॉग बिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 95 पे आते हैं। प्रायः खबरों में देखा जाने वाला समाधान सिद्धांत क्या है, ठीक है, समाधान सिद्धांत क्या है, ओके। सो राइट बताना है। सो भारत में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मुद्दों को हल करने हेतु नीतिगत ढांचा है समाधान सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन पर पीटर्सबर्ग संवाद जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित किया गया था। या दो, संवाद जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त एवं नुकसान और क्षति से निपटने पर केंद्रित है। कौन सा ऑप्शन सही है, राइट हमें आंसर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो दोनों सही हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन पर पीटर्सबर्ग संवाद जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित किया गया था। संवाद जलवायु अनुकूल, जलवायु वित्त एवं नुकसान और क्षति से निपटने पर केंद्रित है। याद रखना दोनों राइट आंसर है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। 97, निम्नलिखित में से किस संगठन ने द स्टेट्स ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। सो राइट आंसर है खाद्य और कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 98 पे निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशंस रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ओके। 98 ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो राइट आंसर है इसका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। चलिए आगे चलते हैं। 99 पे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। सो उड़ीसा, राइट आंसर है उड़ीसा। याद रखना कि आदर्श कॉलोनी जो पहल है, ठीक है, क्लियर। उड़ीसा सरकार ने तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी स्थापित करने के लिए 22.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया था, ठीक है। तो याद रखना केंद्रपाड़ा जिले के सतभाया के लोगों के लिए यह कॉलोनी बनाई जाएगी। तो जगह भी नाम याद रखना और स्टेट भी याद रखना उड़ीसा राज्य, ठीक है। जो तटीय क्षेत्र है वहाँ के जो कटाव है, वहाँ के जो कॉलोनीज, वहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 100, एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसने द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शंस इन एशिया एंड द पैसिफिक शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया। नंबर 2, यह बैंकॉक थाईलैंड में स्थित एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास एजेंसी है। नंबर 3, एशिया प्रशांत क्षेत्र दुनिया के 1/3 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। हमें सही स्टेटमेंट बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा नंबर गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है कि एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शंस इन एशिया एंड द पैसिफिक शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया है। यह बैंकॉक थाईलैंड में स्थित एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास एजेंसी है। ये दोनों सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। 101 क्वेश्चंस। रणजीत गुहा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस पेशे से जुड़े हुए हैं? याद रखना रणजीत गुहा, तो यह इतिहासकार हैं। याद रखना यह एक इतिहासकार हैं। चलिए आगे चलते हैं। 102 नंबर पे किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी को अपनाया है? ठीक है, सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी जापान। 103 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा विंड होल डिक्लेरेशंस किस क्षेत्र से संबंधित है? विंड होल डिक्लेरेशंस किस क्षेत्र संबंधित है? ठीक है, सो राइट आंसर इसका है
प्रेस की स्वतंत्रता। 104 नंबर पे आते हैं, खबरों में रहा विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट तेल पर विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व पर एक ड्राफ्ट अधिसूचना पेश की है। नंबर 2, यह उत्पादकों को उनके जीवन चक्र के दौरान उनके उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों के लिए उत्तरदायी बनाता है। और नंबर 3, जो विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व है केवल ई अपशिष्ट पर लागू होता है। हमें राइट स्टेटमेंट बताना है, इसका राइट स्टेटमेंट, राइट आंसर इसका क्या है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, थर्ड गलत है, यानी ऑप्शन ए सही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट तेल पर विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व पर एक ड्राफ्ट अधिसूचना पेश की है। नंबर 2, यह उत्पादकों को उनके जीवन चक्र के दौरान उनके उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों के लिए उत्तरदायी बनाता है। ठीक है, चलिए 105 नंबर पे आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? याद रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? सो राइट आंसर है 161वां नंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है 11 पायदान गिरी है, 161 नंबर आ चुका है। यह रिपोर्ट हाल ही में वैश्विक मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया था। 2022 में देश को 180 देशों में से 150 स्थान पर रखा गया था। नॉर्वे लगातार 7वें साल भी सूचकांक में पहले नंबर पर है। याद रखना, नॉर्वे पहले नंबर पर है। चलिए आगे चलते हैं 106 नंबर पे। मेइती किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है? याद रखना, मेइती तो मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 107, डॉकी लैंड पोर्ट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है भारत और किस देश के बीच स्थित है? याद रखना कि यह बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, विश्व विकास रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम कौशल वाले भारतीय नागरिक जो अमेरिका में प्रवासित हुए उनकी आय में लगभग 500% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को अब तक का सबसे अधिक विदेशी धन प्राप्त हुआ। नंबर 3, यह रिपोर्ट आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। सही स्टेटमेंट बताना है कि राइट आंसर क्या है, विश्व विकास रिपोर्ट 2023। ठीक है, राइट आंसर बताना है। सो ऊपर के 2 स्टेटमेंट गलत हैं, 3 सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। रिपोर्ट आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलिए आगे चलते हैं 109 पे। किस देश की 11 साल बाद अरब लीग में वापसी हुई है? ओके, सो राइट आंसर इसका आंसर है सीरिया। 110 नंबर पे आते हैं, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर इसका पहला राज्य कौन सा है? सो राइट आंसर इसका है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं, किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? स्टेट रोबोटिक तो तेलंगाना राज्य। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस अर्थ डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर वर्ष 2016 में पृथ्वी दिवस का हस्ताक्षर किया गया था। हमें सही स्टेटमेंट नहीं बताना है, यानी उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है हमको ये बताना है, राइट स्टेटमेंट में नहीं बताना है। क्वेश्चंस को भी बारीकी से प्लीज़ आप एक बार देखिए कि क्या है। ठीक है, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से है ऑप्शन ए, यानी केवल 2। ठीक है, यानी ये गलत है। यह प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह सही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर वर्ष 2016 में पृथ्वी दिवस पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, क्लियर? तो याद रखना 22 अप्रैल, यहाँ से भी ना क्वेश्चंस घुमा के भी जस्ट इसको नेगेटिव सेंस पूछे या पॉजिटिव पूछ सकता है, तो याद रखना 22 अप्रैल। ठीक है, क्लियर? इसके बारे में और कभी विस्तार से बात करना चाहें, देखिए जो अर्थ डे है ना, वह पृथ्वी ग्रह और इसके पर्यावरण की रक्षा के आवश्यकताओं के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एक वार्षिक आयोजन है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 से 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस
के रूप में मनाने की घोषणा की है, ठीक है। और अर्थ डे 2023 का जो थीम है हमारे ग्रह में निवेश करना, ठीक है, याद रखना, हमारे ग्रह में निवेश करना, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट, ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? पॉड टैक्सी, ठीक है, राइट आंसर इसका है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में। कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान है? ओके, सो राइट आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन 115 पे आते हैं। एससीओ स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ओके, सो राइट आंसर है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। लेजर कार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेजर कार्बन में नाइट्रोजन होता है जो इलेक्ट्रोलिसिस में उत्प्रेरक और कैथोड दोनों के रूप में कार्य करता है। नंबर 2, ऑक्सीजन इवोल्यूशंस रिएक्शंस की अत्यधिक क्षमता को कम करके यह जल के अणुओं को विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कम करता है। हमें राइट स्टेटमेंट बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है। ओके, सो ऑप्शन जो बी है वह सही है, यानी स्टेटमेंट 2 राइट है। ऑक्सीजन इवोल्यूशंस रिएक्शंस की अत्यधिक क्षमता को कम करके यह जल के अणुओं को विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में पिछले 2 दशकों में प्रति व्यक्ति ई कचरा ई वेस्ट 3 गुना हो गया है? ओके, 3 गुना हो गया है। सो राइट आंसर है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 118। हाल ही में खबरों में रहा ई रेट्रोफिटमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सो राइट आंसर है इसका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑप्शन सी। किस संस्था ने 100 डेज अभियान शुरू किया है? किस संस्था ने? तो आरबीआई, आरबीआई ने, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों द्वारा 100 डेज अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य 100 दिनों के भीतर देश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक के शीर्ष 100 लावारिस जमा का पता लगाना और उनका निपटान करना, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 120। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति के अनुसार इन स्पेक इसरो और गैर सरकारी संस्थानों के बीच इंटरफेस का कार्य करेगा। यह नीति निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष गतिविधियों जैसे उपग्रहों, रॉकेटों और लॉन्च वाहनों का निर्माण, डेटा संग्रह और प्रसार में भाग लेने की अनुमति देगी। इसमें से कौन सही नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है, 120 का। तो याद रखना कि ऑप्शन ए यानी स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है, इस नीति के अनुसार इन स्पेक इसरो और गैर सरकारी संस्थानों के बीच इंटरफेस का कार्य करेगा, ठीक है, क्लियर। सो जो इन स्पेक इसरो और गैर सरकारी संगठनों के बीच इंटरफेस का कार्य करेगा, ये गलत स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर यही होगा क्योंकि हमको रॉन्ग बताना था, ठीक है, क्लियर। इस नीति में अंतरिक्ष जो गतिविधि है निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें कि उपग्रह निर्माण, रॉकेट और लॉन्च व्हीकल डेटा संग्रह एवं प्रसार शामिल हैं, ठीक है, जो कि राइट है, ठीक है, हालांकि हमको रॉन्ग बताना था। क्वेश्चन नंबर 121 में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान कौन सा शहर है? ठीक है, सो राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं। किस राज्य ने सड़क को गड्ढों से मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च की है? पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च की है उत्तराखंड। चलिए आगे चलते हैं 123 नंबर पे। हाल ही में खबरों में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सेंडाई फ्रेमवर्क किस आपदा जोखिम से। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। आईडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई स्टार्टअप्स नीति नवोन्मेषी को अनुसंधान एवं विकास के लिए धन अनुदान प्रदान करता है। राइट स्टेटमेंट बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है, राइट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। सो 1 और 2 दोनों सही है। इसे 2018 में शुरू किया गया था। यह एमएसएमई स्टार्टअप्स नीति नवोन्मेषण को और अनुसंधान एवं विकास के लिए धन अनुदान प्रदान करता है। 125 पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा
नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? याद रखना, याद रखना, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, नवेगांव। ओके, सो राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है। सो राइट है इसका महाराष्ट्र में स्थित है। 126 नंबर पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रही अराकू वैली कॉफ़ी किस राज्य से है? अराकू वैली, अराकू वैली किस राज्य से है? सो राइट आंसर इसका है आंध्र प्रदेश, सी। 127 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? ठीक है, नूरी लॉन्च किया है। सो दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशंस के 28वें सम्मेलन का मेजबानी किस देश के पास है? ठीक है, सो राइट आंसर इसका है जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात। 129 नंबर पे आते हैं। हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के एक भाग के रूप में यूथ 20 यानी Y20 समूह का परामर्श कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका है कश्मीर विश्वविद्यालय। 130 नंबर पे आते हैं। हाल ही में मोरक्कन टिड्डे का प्रकोप निम्नलिखित देशों में से कहाँ देखा गया है? ओके, सो राइट आंसर इसका है अफगानिस्तान। 131 नंबर पे आते हैं। SAFF चैंपियनशिप दक्षिण एशियाई देशों हेतु एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है। इस चैंपियनशिप के 14वें संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश कर रहा है? ओके, सो राइट आंसर इसका है भारत। राइट आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं। चर्चा में रहे नेट जीरो इनोवेशंस वर्चुअल सेंटर की स्थापना की घोषणा किन दो देशों ने मिलकर की है? ओके, सो राइट आंसर इसका है भारत और यूनाइटेड किंगडम। 133 नंबर पे आते हैं। हाल ही में किस वैज्ञानिक को मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? सो राइट आंसर इसका है हरि बालकृष्ण। इसके बारे में जान लेते हैं। सो जो कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्ण को मार्कोनी प्राइज 2023 सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बालकृष्णन को वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बुनियादी योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो इनके योगदान को भी आपको याद रखना है कि किन के लिए दिया गया है। क्वेश्चन 134 पे आते हैं। ऑपरेशन ध्वस्त निम्नलिखित में से किसका राष्ट्रव्यापी अभियान है? ठीक है, ऑपरेशन ध्वस्त। ओके, सो राइट आंसर इसका है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत को किस वर्ष तक मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है, सो राइट आंसर इसका है राइट आंसर इसका 2047। 136 पे आते हैं। फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? फ्रिंजेक्स 23, याद रखना फ्रिंजेक्स 23। ओके, सो राइट आंसर है भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस। ठीक है, और यह तिरुवनंतपुरम के केरल में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137। हाल ही में चर्चा में रहा पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पक्के बाघ, याद रखना पक्के बाघ। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ओके, सो राइट आंसर इसका है लखनऊ। 139 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में देश के पहले सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य का गठन किया गया है? याद रखना देश के पहले सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य का गठन किया गया है। सो राइट आंसर है इसका तेलंगाना, तेलंगाना। ओके, चलिए 140 नंबर पे आते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इफको IFFCO के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया है? ओके, गोरखपुर, अम्बाला, फूलपुर, नैनी। सही स्टेटमेंट बताना है कि कहाँ कहाँ पे किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी PCS और यूपी RO के लिए। सो प्लीज इसको आपको रट लेना है बिल्कुल। ठीक है, सो राइट आंसर है अम्बाला और फूलपुर, यानी ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 141 नंबर पे ई माल खाना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ठीक है, ई माल खाना। ओके, तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, क्लियर। विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नरेट आंध्र प्रदेश जून 2023 तक सभी 23 पुलिस थानों
में संपत्ति और साक्ष्य हेतु एक वैज्ञानिक भंडारण प्रणाली ई मालखाना शुरू करने की ये तैयारी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इसमें क्या है, पहल जो बरामद वस्तुओं का भंडारण की दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, तो याद रखना। 142 नंबर पे, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ISFR रिपोर्ट 2000 जो 19 आया था, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिपोर्ट आप कंफर्म कर देना, मे भी 2019, क्योंकि द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आता है। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म करना है एक बार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2030। 143 नंबर, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु कितने धनराशि का प्रावधान किया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सो 143 का 631.93 करोड़ रुपए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु कितने धनराशि, तो 631.93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 144 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 प्रदेश में कितने शहरों के लिए मेट्रो परियोजना संचालन प्रस्ताव जारी किया गया है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, हमें यहाँ पे सही स्टैंड बताना है कहाँ कहाँ के लिए। ओके, तो वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, बरेली गलत है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, यहाँ पे जो दिया हुआ है यानी ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, पाँचवा नहीं। ठीक है, चलिए 145 नंबर पे आते हैं, किस वर्ष 2023-24 उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व बचत 68,000.65 करोड़ रुपए का अनुमानित है, या वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजकोषीय घाटा सकल राज घरेलू उत्पाद का 4% है। सही स्टेटमेंट को बताना हमें, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पे केवल एक राइट स्टेटमेंट है, बाकी दूसरा ये गलत है। क्लियर, दूसरा गलत है, क्योंकि ये गलत हो इसलिए हो गया क्योंकि 4 की जगह ये ना 3 दशमलव समथिंग, 3 दशमलव मान के चलो कि 2, 3 समथिंग अनुमानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 146 नंबर पे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत और रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया है। मेरठ, हापुड़, आजमगढ़ या मऊ। ओके, राइट आंसर बताना है, राइट क्या है, तो मेरठ। 147 नंबर, मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन 5 दिसंबर 2022 को कहाँ आयोजित किया गया है। ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, सो राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको देख लेते हैं, जो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल 5 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। याद रखना, नई दिल्ली। इस कॉन्क्लेव का आयोजन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अपने शीर्ष कृषि निर्यात संवर्धन निकाय, कृषि एवं प्रशिक्षित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के माध्यम से किया गया, जिसका उद्देश्य बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023, ठीक है, के पूर्व लॉन्च कार्यक्रम में होने वाला यह पहला कॉन्क्लेव है, तो ये भी आपको याद रखना है। 148 नंबर पे आते हैं, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को हराकर निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चंस के रूप में इसको प्लीज़ आप मेंशन कर लेना। सो राइट आंसर है दिव्या TS। क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है। ठीक है, अभी तक हम 2011 की बात करेंगे, जब लोकसभा चुनाव हो जाएगा उसके बाद अगला जनगणना, अगला सेंसेक्स होगा, तभी तक अभी तक ये 2011 की बात करी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो भी डाटा अभी याद रखना है, जब तक कोई रिपोर्ट नई पब्लिश नहीं हुई है, अभी 2011 के आधार पर हमें बात करते रहना है। ठीक है, सो राइट आंसर है
57.20%। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य के जनघनत्व के निम्नलिखित में से कितनी वृद्धि हुई है? ओके, सो राइट आंसर है 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ओके, सो एवरीबॉडी, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में, अगले पार्ट में, अगले सीरीज में। अगर आपको यह सीरीज बेहतरीन लगा है तो प्लीज़ आप जरूर बताना, ताकि अगला जो सीरीज है और इनोवेटिव तरीके से लाया जा सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।